औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि 3 डायमेंशनल अगर हमारे पास वेक्टर दिए गए हों तो उसकी डायमेंशन और उसकी बेसिस कैसे फाइंड की जाती है। मैंने इससे अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि किसी भी 3 डायमेंशनल वेक्टर की हम स्पैनिंग को कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किसी भी 3 डायमेंशनल वेक्टर की हम डायमेंशन और बेसिस कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें 3 डायमेंशनल वेक्टर दिए गए हों और कहा जाए कि इसकी डायमेंशन और बेसिस फाइंड करें तो हमें बेसिकली 2 चीज़ें फाइंड करनी हैं। वो ये है कि हमने सबसे पहले ये बताना है कि ये 3 डायमेंशनल वेक्टर जो से यानी v1 v2 v3 जब हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सपोज़ करें कि हम इन तीनों वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। अभी हम लिख नहीं रहे, मैं आपको सिर्फ इसकी कंडीशंस बता रहा हूँ कि अगर सपोज़ करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब ए हमारे पास क्या है कि हम इन तीनों वेक्टर्स को हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स के बाद हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, अगर तो हम इसका डिटर्मिनेंट लें और अगर वो इक्वल टू 0 आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो स्पैन नहीं करते, स्पैन नेवर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों वेक्टर स्पैन नहीं करते, और अगर तो वो स्पैन नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी दूसरी कंडीशंस को सॉल्व आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब पहली कंडीशंस ही वो फॉल्स हो जाएगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स कि इन तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो स्पैन नहीं कर। जब जो स्पैन ही नहीं करेंगे तो हम इसका फिर दूसरी कंडीशंस भी फाइंड नहीं करेंगे। और अगर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नेवर इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्पैन करते हैं, स्पैनिंग करते हैं। और अगर वो स्पैनिंग करते हैं तो देन हम इसकी फिर दूसरी कंडीशंस को चेक करेंगे। और उसकी दूसरी कंडीशंस क्या है, यानी पहली कंडीशन को तो ये है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ए हमारे पास तीनों वेक्टर का डिटर्मिनेंट जोन से है वो नेवर इक्वल टू 0 है, तो दम हम इसकी दूसरी कंडीशन वो चेक करेंगे कि ये तीनों वेक्टर जोन से हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और उसकी स्पैनिंग भी लाई कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि उसकी डायमेंशन और उसकी बेसिस भी जोन सी हैं वो लाई करेंगी, यानी उनकी डायमेंशंस भी होंगी और उनकी बेसिस भी होंगी। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या इक्वल टू 0 आता है कि यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको जोन सा है वो एक लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में लिखेंगे। लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म हमारे पास क्या होती है, वो हम कहते हैं k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हमारे पास v1 क्या है 1 0 0 प्लस k2, v2 हमारे पास क्या है 2 2 0 प्लस k3 और v3 हमारे पास क्या है 3 3 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हम इसको एक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे k1 प्लस 2k2 प्लस 3k3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है कि हमने हर तीनों वेक्टर्स जोन से हमारे पास उनका जो सा आई कंपोनेंट होगा उनको बाहर वाले हमारे पास जोन से हैं कांस्टेंट उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आई को जब यानी 1 है हमारे पास, इधर 1 को k1 के साथ, 2 को k2 के साथ, 3 को 3k3 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगी एक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जोन से हमें मज़ीद आगे जाके लीनियर इंडिपेंडेंसी जोन सी है वो चेक करने में मदद देगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इसको पहले ही इसको लिख लें। अब इसी तरह हम इसका दूसरा इक्वेशंस लिखते हैं 0 k1 प्लस 2k2 प्लस 3k3 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी 0 k1 प्लस 0 k2 प्लस 3k3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स होगा, अब उसको हम लिखेंगे 1 0 0 0 2 3 एंड 0 0 3। अब हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कैसे आएगा
कि 1 बाहर आ गया हमारे पास, अंदर आ गया हमारे पास 6 माइनस 0, उसके बाद माइनस 0, ये वैसे ही 0 हो जाएगा लेकिन चले हम फिर भी लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 0, और हमारे पास फिर भी इधर आ जाएगा माइनस 0 माइनस 0। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जोन सा है वो आ गया इक्वल टू 6, यानी इसकी पहली कंडीशन जोन सी है वो फुलफिल हो जाती है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नेवर इक्वल टू 0 है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जोन सा है वो स्पैन कर रहा है। अगर ये स्पैन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इसके अब लीनियरली इंडिपेंडेंसी जोन से है वो चेक करेंगे। ये स्पैन कर रहा है यानी स्पैनिंग में है ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम इसकी अब दूसरी कंडीशंस को चेक करेंगे। दूसरी कंडीशंस हमारे पास क्या, हमने लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करना है। अब अगर हम लीनियर इंडिपेंडेंट में हम क्या करते हैं कि इनके जोन सी है कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी K1 भी इक्वल टू 0 हो, K2 भी इक्वल टू 0 हो, K3 भी इक्वल टू 0 है। अब सपोज करें कि पहली कंडीशंस तो हमारे पास फुलफिल हो जाती है कि वो स्पैनिंग कर रही है, लेकिन जब हम उसको लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करेंगे अगर वो इक्वल टू 0 नहीं आता, यानी K1, K2 और K3 की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आती, तो देन फिर भी जोन सा है ये स्पैनिंग नहीं करेंगे। यानी कोई भी एक कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि डायमेंशंस और बेसिस जोन से हैं उनके नहीं होंगे, उनके डायमेंशन और बेसिस नहीं होंगे। अब हमारे पास जोन सी K3 की वैल्यू हम इजीली जोन से इक्वेशंस 3 से दे सकते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशंस नंबर 3। तो हमारे पास क्या है, K3 इक्वल यानी 0 K1 है प्लस 0 K2 है प्लस 3 K3 है इक्वल टू 0। तो इजीली हमारे पास इजीली जोन सी है इक्वल टू 3 आ जाएगी K3 की वैल्यू। जब K3 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0, तो जब हम पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ K3 इन इक्वेशन नंबर 2, जब हम इक्वेशन नंबर 2 में इसकी K3 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 0 K1 प्लस 2 K2 प्लस 3 इंटू K3 की वैल्यू हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू 0, और हमारे पास K2 की भी वैल्यू आ जाएगी 0। और जब हम K3 और K2 की वैल्यू को पुट करते हैं हम इक्वेशंस नंबर अपनी 1 में, तो हमारे पास ये भी K1 भी जोन से है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ K2 एंड K3 इन इक्वेशन नंबर 1, और जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास K1 भी जोन सा है वो 0 आ जाता है। यानी लीनियर इंडिपेंडेंट की हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास K1, K2 और K3 मस्ट इक्वल टू 0 आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर वो इक्वल टू 0 नहीं आते तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन हम अपनी इस बेसिस और डायमेंशंस को चेक करने के लिए हम इसको चेक करते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नेवर इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं है, यानी वो स्पैन कर रहा है। यानी अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा जाए कि स्पैनिंग को चेक करें तो आपने सिर्फ पार्ट ए करना है, यानी उसका डिटर्मिनेंट लेना है, और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो वो स्पैन नहीं कर रहा, और अगर वो इक्वल टू 0 नहीं आता उसका मतलब ये है कि वो स्पैनिंग कर रहा है। और अगर वो बेसिस और डायमेंशन को कहेगा तो आपने मज़ीद एक कंडीशन जो सी है वो फुलफिल करनी है। उसका मतलब ये है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने उसको चेक करना है। और अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी जो है वो प्रूव हो रहा है, यानी K1 भी 0 है, K2 भी 0 है और K3 भी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डायमेंशंस और इसकी बेसिस जोन सी हैं वो लाई करती हैं। अब मैं आपको मज़ीद बता दूं कि जोन सी हमारे पास बेसिस होती हैं वो हमारे पास बेसिकली लाई करती हैं नंबर्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ वेक्टर्स के ऊपर कितने बन रहे हैं, यानी आप देखें कि अब जब हम इसके नंबर ऑफ़ वेक्टर्स को देखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वेक्टर बनते हैं 1। अब हमारे पास वो 1 कैसे बन रहे हैं, यानी देखें कि हमारे पास K1 भी एक है प्लस K2 है प्लस K3 है, ठीक है। अब K1, K2 और K3 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, यानी आई है 0, 0 और 0। अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में
कि ज़ीरो वेक्टर जो सा है वो ख़ुद भी एक वेक्टर है और वो वेक्टर स्पेस में लाई करता है। यानी अगर आपसे कोई ये कहे कि क्या ज़ीरो वेक्टर जो सा है, पहले तो वो पूछे शायद कि क्या ज़ीरो वेक्टर है कि नहीं है, तो आप बताएं कि हाँ ज़ीरो वेक्टर है। फिर वो ये पूछे कि अगर सपोज़ करें अगर वो ज़ीरो वेक्टर है तो क्या वो वेक्टर स्पेस में लाई करता है, तो हाँ वो वेक्टर स्पेस में जो सा है वो लाई करता है। इसी तरह हमारे पास ये एक वेक्टर बन चुका है, यानी K1 K2 K3 हमारे पास आए हैं 0 0 0। तो नंबर्स ऑफ वेक्टर्स जो से हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी बेसिस कितनी है, हमारी डायमेंशंस कितनी है। तो जब नंबर ऑफ़ वेक्टर हमारे पास 1 है तो ये फिर हमारे पास अंडरस्टूड है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ बेसिस जो सी हैं वो हमारे पास 1 है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ बेसिस भी 1 है तो डायमेंशन अंडरस्टूड है कि जब हमारे पास वेक्टर ही एक है तो उसकी डायमेंशंस भी एक हो गई, क्योंकि डायमेंशन होती है हमारे पास x y z। जब हमारे पास वेक्टर ही एक आया है, हमारे पास एक वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायमेंशंस भी एक है, क्योंकि एक वेक्टर की एक ही डायमेंशन होती है x y z। और जब हमारे पास अगर सपोज़ करें कि हमारे पास इधर 2 वेक्टर आते तो इसकी डायमेंशंस भी 2 होनी चाहिए, क्योंकि हर एक वेक्टर की अपनी डायमेंशन है x y z। तो इस तरह हमारे पास इसकी डायमेंशंस भी जो सी हैं वो हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास आज का एक एग्जांपल थी कि कैसे हम किसी भी 3 डायमेंशनल वेक्टर की डायमेंशन और उसकी बेसिस फाइंड कर सकते हैं। मैं दोबारा ओवरव्यू दे दूं कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये कि स्पैन नहीं कर रहा। अगर वो स्पैन नहीं कर रहा तो हम इसकी दूसरी कंडीशंस को चेक नहीं करेंगे। अगर वो हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नेवर इक्वल टू 0, यानी वो स्पैन कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हम इसकी लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप पहले लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक कर लें या डिटर्मिनेंट चेक कर लें। डिटर्मिनेंट चेक करना हमारे पास इजी है, यानी अगर हमारे पास पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं है तो उसका मतलब यह हम दूसरी कंडीशन पर नहीं जाएंगे। बट मोस्टली चांस ये होता है कि लीनियर इंडिपेंडेंसी जो सी है वो लाई करती है, बट मोस्टली जो है वो स्पैनिंग लाई नहीं करती, समटाइम्स स्पैनिंग लाई करती है। तो इसलिए हम पहले स्पैनिंग को चेक करते हैं। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नेवर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि हमारी पहली कंडीशन जो सी है वो फुलफिल हो जाती है। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे जो सी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंसी को चेक करना है। और लीनियरली इंडिपेंडेंसी जो है हमारे ये तो हमारे पास ही सिंपल इक्वेशन बन गई, यानी K3 इक्वल टू 0। अब सपोज़ करें इधर भी 0 नहीं है, इधर भी 0 नहीं, इधर भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को सॉल्व आउट करेंगे। सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें, तो हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास K1 K2 और K3 की वैल्यू आनी चाहिए। और जब हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंसी में K1 K2 और K3 की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वेक्टर भी एक है। जब वेक्टर एक है तो उसकी बेस भी एक है, और उसकी अगर बेस एक है, वेक्टर एक है, तो उसकी मतलब ये हुआ कि डायमेंशंस भी एक ही होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।